हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग 2014 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2015 तक सॉल्व हो चुका है और देखिएगा ये 2014 में 51 नंबर से शुरू होता है। ठीक है, तो देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बादलों की गड़गड़ाहट रोशनी देखने के 5 सेकेंड बाद सुनी गई। यदि तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता तो ध्वनि सुनाई देती, यानी लगभग। ठीक है, लगभग कितने देर बाद ध्वनि सुनाई देती। तो ये क्वेश्चन आपको देखने से या पढ़ने से कुछ आइडिया लगा है या कुछ याद आया है? 2017 वाला जो मॉडल पेपर था उसमें 64 नंबर क्वेश्चन यही क्वेश्चन था। ठीक है, और इसका हम लोग सोल्यूशन भी देखे थे, तो यहाँ पे भी देखेंगे। ठीक है, कितना आया था? लगभग 4.7 वहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, लेकिन हम लोग जो सोल्यूशन किए थे आया था 4.825 ऐसे आया था। ठीक है, तो ऑप्शन में इसमें आपको देख भी रहा है 4.8 ऑप्शन नंबर है, ऐसे ही आप टिक कर सकते हैं यदि याद है तो। ठीक है, क्योंकि भाई रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए तो प्रीवियस पेपर बहुत बच्चे सॉल्व करते हैं कि ऐसे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, बोर्ड कितना अपने दिमाग से उठा के देगा। ठीक है ना, तो चलिएगा 51 नंबर यहाँ पे भी उसका सोल्यूशन देख लीजिए। हम लोग वहाँ पे सोल्यूशन किए थे कि मान लेते हैं जो बादल है, ठीक है, और ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। तो यहाँ से जो आवाज आई है यहाँ तक, ठीक है, तो जो डिस्टेंस है x मीटर, इस दूरी को x मीटर हम माने हैं। ठीक है, x दूरी, तो इसको ट्रेवल करने में कितना समय लगा होगा उस ध्वनि। ठीक है, ये जो ध्वनि यहाँ से यहाँ तक सुनाई दे रही है 5 सेकेंड 5 सेकेंड बाद सुनाई देती है। ठीक है, तो उसको कितनी दूरी चलेगी वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ध्वनि का वेग पता है आपको क्या होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और दूरी क्या हमारी x है, और समय कितना लगा है? t बराबर 5 सेकेंड। कितना लगा है? t बराबर 5 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हम दूरी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणते समय। चाल गुणते समय, तो चाल कितना है? 332 और गुणे समय कितना है? 5 सेकेंड। तो दूरी कितनी हो जाएगी? 5 दूना 10, 5 ते 15 1 16, 5 ते 15 1 16, 1660 मीटर क्या हो जाएगी? हमारी दूरी हो जाएगी बादल और पृथ्वी के बीच। ठीक है, तो ये कब है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये जो चाल है इसकी 0 डिग्री सेल्सियस पे चाल है ध्वनि का 332 मीटर पर सेकेंड। तो जब कड़कती है बिजली तो 5 सेकेंड बाद ध्वनि आवाज सुनाई देती है, तो कितना दूरी ट्रेवल करती है? 1660 मीटर। ठीक है, करा यदि तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे, तो आपको पता है तापमान बढ़ाते तो ध्वनि का वेग बढ़ता है, और 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना बढ़ता है? 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ता है। ठीक है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 332 है, अब प्लस कितना हो जाएगा? 20 गुणे 1 डिग्री सेल्सियस में कितना बढ़ता है? 0.6। तो 20 डिग्री सेल्सियस में 20 गुणे 0.6, तो कितना हो जाएगा? 332 प्लस इसका करेंगे तो 6 दूना 12, यानी 120 होगा, और दशमलव का स्थान पे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12। और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 4, 3 1 4 और 3, यानी 344 मीटर पर सेकेंड। यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि का वेग कितना हो जाएगा? v बराबर कितना हो जाएगा? 344 मीटर पर सेकेंड। तो अब जो है ध्वनि कितने समय बाद सुनाई देगी लगभग? तो समय बराबर, अब निकाल लेते हैं समय। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, हम लोग दूरी निकाल चुके हैं 1660, तो यहाँ से समय बराबर हो जाएगा कितना? 1660 बटे में चाल कितना? 344। 344 भाग करेंगे तो आपको आया था कितना? 4.825 इतना आया था। तो इसी को हम लिख सकते हैं 4.8, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इतना लगभग। और 2017 जो सॉल्व किए थे 2017 वाला, उसमें जो 64 नंबर क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन था, लेकिन उसमें ऑप्शन में दिया था क्या? ऑप्शन में उसका दिया था 4.7 लगभग। ठीक है, ये दिया था, तो 4.8 4.7 लगभग बराबर ही है। ठीक है, लगभग में 0.1 का फर्क है, तो लगभग में मारे थे वहां पे भी। ठीक, वहां पे भी ऑप्शन ए करेक्ट था और यहाँ पे भी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिएगा, तो उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिएगा अगला देखिए 52 नंबर।
52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु भरे गोले का अर्ध व्यास दोगुना किया जाता है तथा तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 546 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो बाद में कमी होगी, यानी क्या कमी होगी, ठीक है, वही बताना है ऑप्शन में। और ऑप्शन के अनुसार कह रहा है कि मूल दाब की, यानी जो उसका दाब है मूल दाब का 1/8 हो जाएगा, या मूल दाब का 3/8 हो जाएगा, या मूल दाब की 5/8 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी उसके दाब पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो कह रहा है गोले का अर्ध व्यास, अर्ध व्यास का मतलब समझते हैं क्या होता है, त्रिज्या। अर्ध व्यास, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या तो होता है, ठीक है। तो मान लीजिए गोले का हमारा क्या होता है फार्मूला, आयतन का, ठीक है, गोले का आयतन फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही फार्मूला होता है। यानी हम V1 निकाल दें या V निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए यहां से निकाल लेते हैं, V बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए, ठीक है। अब कर रहा है कि वायु भरे गोले का अर्ध व्यास 2 गुना कर दिया, यानी हम V डैश निकाले तो उसका जो अर्ध व्यास यानी जो त्रिज्या है उसको 2 गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा पाई, त्रिज्या को 2 गुना कर दे तो इसका क्यूब, या इसी को आगे और बढ़ा दे तो 4/3 पाई, ये कितना हो जाएगा आर क्यूब। देखिए आर का क्यूब होगा ही, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं V डैश बराबर, देखिए इतना की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं V लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं V, तो 4/3 पाई आर क्यू की जगह पे क्या लिख देंगे V, तो V डैश बराबर क्या हो जाएगा 8V, इसको इक्वेशन क्या बना दीजिए सेकेंड, ठीक है। चलिएगा अब देखिए आपको तापमान भी दिया है कितना, तो 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के 546 डिग्री सेल्सियस कर दिया जा रहा है। तो जब भी हम सोल्यूशन करते हैं तो केल्विन में लेते हैं तापमान को, किसमें केल्विन में, ठीक है। तो मान लेते हैं हम T बराबर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, इसी में 273 ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 273 केल्विन T का मान है, ठीक है। और T डैश यानी कितना कर दिया जा रहा है तो 546, ठीक है, तो 546 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 6 3 9, आइए क्या हो जाएगा 7 4 11 को एक हाथ में लगा 1 5 2 7 1 8 819 केल्विन हो जाएगा, ठीक है T डैश का मान। या इसी को हम लिख सकते हैं 819 को ही 3 × 273 केल्विन, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए गुणा करिए 3 3 लिख के 9 3 7 21 को एक हाथ में लगा 2 और 3 दूना 6 1 8, इतने के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए 273 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं T लिख सकते हैं, ठीक है। तो T डैश बराबर क्या हो जाएगा 3T केल्विन, इतना हो जाएगा, ठीक है। एक ये मान हो गया T डैश का मान, ये हमारा V डैश का मान हो गया, ठीक है, V की वैल्यू है ही। तो आपको पता है P V और T में संबंध, फार्मूला आप लोग वहां पे भी नोट किए होंगे, थ्योरी में भी क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है PV/T, तो दो चीजें, 2 वैल्यू लें, ठीक है, ये तो PV/T हो गया, और 2 ले यानी P डैश V डैश/T डैश, या इसी को लिख सकते हैं P1 V1/T1 बराबर P2 V2/T2। यहाँ पे हम डैश लेके पहले ही सॉल्व किए हैं तो इसलिए हम डैश ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं डैश, PVT बराबर P डैश V डैश T डैश, ठीक है। हमें निकालना क्या है P डैश का मान निकालना है, P डैश का मान निकालना है कि उसके दाब पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए पहला दाब हमारा V है, आयतन पहले दाब जो है हमारा P है, आयतन क्या है V है, समय क्या है T है, यानी जो ताप है समय नहीं ताप, ठीक है, ताप क्या हमारा T है। तो बाद में क्या हो जा रहा है, यानी ताप हमारा क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है। अब जब हम बढ़ा दे रहे हैं T डैश कर दे यानी 3T के केल्विन कर दे रहे हैं तो उसका जो आयतन है इतना हो जा रहा है, तो उसका दाब पे क्या प्रभाव पड़ेगा यही हमें बताना है। तो P डैश बराबर हम यहाँ से निकालें तो P डैश बराबर क्या होगा, देखिए P डैश बराबर त्रिज्या गुणा कर, ये T डैश का जाके यहाँ पे गुणा होगा तो होगा PVT डैश, अब बटे में देखिए
अब बटे में देखिए इसका इसमें गुणा हुआ रहेगा तो इसको हम क्यों गुणा करने जाए, क्योंकि इसको इधर ही रहने देते हैं। ये जो p के साथ v डैश है ये गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भागा में, यानी अंदर बच जाएगा t और ये क्या हो जाएगा v डैश। अब यहाँ से मान रखिए, आगे सॉल्व कर देखिए। p का तो मान p है, देखिए v का मान भी, यानी पहले जो हमारा दाब है v है। t डैश का मान कितना है 3t, तो यहाँ से रख दीजिए 3t अपान t, और v डैश का मान कितना है 8v, कितना है 8v। तो देखिए v से v कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, तो p डैश बराबर कितना आ गया 3/8p, यानी यहाँ से p डैश बराबर आ जाएगा कितना 3/8p, यानी जो हमारा p डैश यानी जो दाब आएगा 0 डिग्री सेल्सियस से 546 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा देंगे और उसका अर्ध व्यास को दोगुना कर देंगे, तो जो हमारा दाब होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मूल दाब के यानी प्रारंभिक दाब के 3/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। समझ में आया है आप लोगों को? जहां पे भी ना समझ में आया एक बार रिवर्स करके देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल था आपको लोग, ये फार्मूला सबको पता होगा। तो यहाँ से हम इसमें चेंजेस कर रहे हैं त्रिज्या में तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। ताप को भी चेंजेस कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से 546 कर रहे हैं तो इसको केल्विन में चेंज कर दीजिए तो इतना हो जाएगा। ये 819 को हम लिख सकते हैं 3 × 273, 273 की जगह पे हम टी लिख सकते हैं तो ये एक बन जाएगा, ठीक है। अब ये फार्मूला आपको पता है, ठीक है, ये फार्मूला पता है। ताप दाब और आयतन में जो संबंध है उसको फार्मूला से P1 V1/T1 बराबर P2 V2/T2, ये भी फार्मूला होता है, लेकिन हम यहाँ पे पहले से ही डैश करके सॉल्व किए हैं, इसलिए PVT बराबर P डैश V डैश T डैश। अब यहाँ से हमें P डैश की वैल्यू निकालना था, सब पक्षांतर करके या सबका वैल्यू रख देंगे। ये तो प्रारंभिक है तो सब उसको नहीं रखना है, जो हम चेंजेस के बाद जो V डैश और T डैश का मान लाए हैं उसका मान रख के सॉल्व करेंगे कटा पिटा के, तो जो P डैश की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, प्रारंभिक या मूल दाब के 3/8 हो जाएगी। तो मूल दाब की 3/8 ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है, इसलिए जो हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया इतना? चलिएगा नोट करिएगा इतना, फिर आगे देखते हैं हम लोग, नोट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा क्या करे इसमें कि एक इस्पात की छड़ तथा एक अन्य एल्युमिनियम की छड़ का तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर दोनों छड़ों की जो लंबाइयों में समान वृद्धि होती है। यदि इस्पात की छड़ की लंबाई 1 मीटर है तो एल्युमिनियम की छड़ की लंबाई लगभग है, आपको रखना है एस, यानी इस्पात का जो रेखीय प्रसार गुणांक दिया है 1.2 × 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेल्सियस, तथा अल्फा ए यानी एल्युमिनियम का रेखीय प्रसार गुणांक दिया है 1.71 × 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी हमको अल्फा एस की वैल्यू दिया है 1.2 × 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेल्सियस, और अल्फा ए का यानी एल्युमिनियम का मान दिया है कितना 1.71 × 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो हमारा इस्पात की लंबाई है, इस्पात की ना, यानी एल एस का मान दिया है कितना 1 मीटर, या ऑप्शन में आपको सेंटीमीटर में एल इसका मान निकालना है ना, एल ए का मान निकालना है तो वो सेंटीमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो इतनी वैल्यू हमें दे रखा है, ठीक है। और टी का मान कितना दिया है, फार्मूला क्या होता है अल्फा बराबर डेल्टा एल अपान एल डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से हम एल को यहाँ पे लेके चले हैं तो अल्फा एल बराबर क्या होगा डेल्टा एल अपान डेल्टा टी, तो यही तो हमारी वृद्धि हो रही है, यही जो वृद्धि है दोनों के लिए समान है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस्पात के लिए निकालें, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, और इससे निकालेंगे तो ये होगा, ठीक है। यानी हम मेन फार्मूला इसको बना रहे हैं, इस वाले को, ठीक है, इसको ना बना के हम मेन फार्मूला यहाँ इसको बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस्पात के लिए निकालेंगे तो क्या होगा अल्फा एस एल एस बराबर क्या होगा डेल्टा एल अपान डेल्टा टी, क्योंकि दोनों में समान वृद्धि हो रही है, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए, और ये तो इस्पात के लिए, इस्पात के लिए, एल्युमिनियम के लिए क्या होगा, एल्युमिनियम के लिए क्या होगा अल्फा ए एल ए बराबर क्या होगा डेल्टा एल अपान डेल्टा टी, इसको इक्वेशन
सेकेंड बना दीजिए। ठीक है, तो आपको पता है कि दो समीकरण है और उसका यदि एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी अल्फा एस एल एस बराबर होगा किसके, अल्फा ए एल ए के। तो हमें निकालना किसका मान है, एल ए का, यानी इस्पात की लंबाई निकालना है। तो एल ए बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा एस एल एस अपान क्या हो जाएगा, अल्फा ए। अब यहां से सबकी वैल्यू दी रखिए तो एल ए बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा एस का मान कितना है 1.2 गुणे 10 की पावर -5 इंटू एल एस का मान कितना है 100 सेंटीमीटर। तो 100 बटे में अल्फा ए का मान कितना है तो 1.71 गुणे 10 की पावर -5। तो -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा। 1.2 का 100 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि 100 में 12 का गुणा करेंगे 1200 और 1200 में 0.1 का स्थान पे कट जाएगा, यानी एक जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी गुणा करेंगे तो 1200 होगा और 0.1 का स्थान पे यानी जीरो को गायब कर दीजिए तो 120 और बटे में कितना बच जाएगा 1.71। तो 120 में 1.71 से भाग करेंगे तो ये आपका 70.1 ऐसे कुछ सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, आगे कुछ ऐसे। तो देखिए कितना है 70.1 सेंटीमीटर। तो इसको लगभग में देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा है कि लंबाई लगभग है, तो लगभग में हम इसको 70 सेंटीमीटर कह सकते हैं, लगभग में कह सकते हैं 70 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में मैच कर जाएगा। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बी को टिक कर सकते हैं बेहिचक। ठीक है, 70 सेंटीमीटर। समझ में आया है ये प्रोसेस। ठीक है, चलिएगा तो नोट करिएगा इतना। उसके बाद से 54 नंबर देखिए, इस मॉडल पेपर में थोड़ा मजेदार क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए 54 नंबर में क्या करा है कि -5 डिग्री सेल्सियस ताप पर 50 ग्राम बर्फ को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए उष्मा की आवश्यकता होगी। बर्फ की विशिष्ट उष्मा 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम है और बर्फ तथा भाप की गुप्त उष्माएं क्रमशः 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम तथा 540 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ये वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए भाई कोई बर्फ है, ये हमारा क्या है बर्फ है। इस बर्फ को क्या बनाना है तो वाष्प बनाना है। क्या बनाना है, वाष्प। ठीक है, तो इसके लिए कितना उष्मा की आवश्यकता होगी यही हमें बताना है। तो देखिए भाई सबसे पहले बर्फ है तो इसकी गुप्त उष्मा होगी क्या होगी, ml होगी, ml होगी गुप्त उष्मा। और फिर ये कन्वर्ट होगा किस में, द्रव में। तो द्रव में कन्वर्ट होने के लिए कुछ उष्मा लेगा और वो उष्मा कितना लेगा ms डेल्टा T लेगा। ठीक है, और फिर ये द्रव वाष्प में बदलने के लिए फिर उष्मा लेगा क्या ms डेल्टा T, यानी ये -5 डिग्री सेल्सियस है तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। ठीक है, कितने पे 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के लिए कितना उष्मा लेगा ms डेल्टा T। फिर ये जो द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वाष्प में बदलने के लिए कितना लेगा ms डेल्टा T, यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए कितना लेगा ms डेल्टा T। और जब ये वाष्प में बदल जाएगा ये बर्फ तो वाष्प की भी गुप्त उष्मा होती है, क्या होती है ml होती है, ml होती है। तो इसको हम ml1 बना लेते हैं, इसको L2 बना लेते हैं। L1 का मान दिया है ना आपको, बर्फ तथा भाप की गुप्त उष्माएं कितना है, बर्फ की कितना है 80, यानी इसका मान दिया है, यानी L1 बराबर दिया है 80 और L2 बराबर दिया है 540। ये आप सबको याद भी रखने की जरूरत है, ये याद रखने वाली भी चीज है। ठीक है, और M बराबर दिया ही है कितना 50 ग्राम, कितना 50 ग्राम। ठीक है, और इस S की वैल्यू दिया है, जो बर्फ की क्या है, बर्फ की विशिष्ट उष्मा कितना है 0.5 है। इसका नहीं दिया है तो कितना रख लेंगे 1 रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से डेल्टा T का मान निकाल सकते हैं, -5 से 0 हो रहा है तो क्या निकालेंगे 0 -5, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा T का मान। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा T क्या हो जाएगा, तो 0 से 100 हो रहा है तो क्या करेंगे 100 - 0 कर देंगे, 100 - 0 कर देंगे तो डेल्टा T का मान निकल जाए। तो हमें कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी, तो पहले तो इस बर्फ की जो गुप्त उष्मा होगी, एक ये प्लस एक ये फिर प्लस एक ये प्लस वाष्प की गुप्त उष्मा,
यानी जो हमारी उष्मा बराबर हो जाएगी, आवश्यकता उष्मा जो हो जाएगी कितना लगेगी, तो लगेगा कितना M L1 प्लस MS डेल्टा T प्लस MS डेल्टा T प्लस ML2। अब चलिए M का मान कितना है, या सब में से देखे तो M कॉमन दिख रहा है आपको, M कॉमन दिख रहा है, तो M को कॉमन ले ही लेते हैं। चलिए, या ना लीजिए, जो भी जैसे सॉल्व करना है करिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम रख लेते हैं इसको, M बराबर कितना है 50 और गुणे L1 का मान कितना है 80, तो 80 प्लस M का मान 50, S का मान यानी हम बर्फ की ले रहे हैं, तो बर्फ की गुप्त उष्मा कितनी है, सॉरी विशिष्ट उष्मा कितनी है 0.5 है। इंटू डेल्टा टी का मान निकाल चुके हैं, कितना आएगा 0 में से माइनस 5 कर रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी इसको लिख सकते हैं 0 + 5 यानी 5 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा टी का मान कितना हो जाएगा 5 प्लस M का मान 50 गुणे S की वैल्यू, अब द्रव से वाष्प में बदला है तो उसके गुप्त उष्मा नहीं दिया तो कितना ले लेंगे 1, कुछ ना दिया हो तो 1 रख के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1 हो जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा टी का मान निकाल ही दिए कितना 100, तो गुणे 100 प्लस क्या हो जाएगा 50 और गुणे, उधर दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो नीचे लिख ले रहे हैं भाई, इसके प्लस कितना हो जाएगा 50 और गुणे L2 का मान, L2 का मान कितना है 540, तो 540। अब इन्हीं सबका मतलब कैलकुलेशन करके ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा उष्मा हमारी कितना आवश्यकता लगेगी, तो देखिए इसका गुणा करिए 8 5 40, इसके इन दोनों के साथ 0 है तो वो भी 0 ऐड हो जाएगा, यानी 4000 प्लस देखिए इसका गुणा करेंगे तो 5 5 25, 2.5 और 2.5 का इसमें गुणा करिए 50 में, यानी 10 इस 0 से समझिए दशमलव क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, तो 25 5 125 प्लस, अब देखिए 100 गुणे 1 100 और 100 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5000 प्लस, अब इसका गुणा करिए तो ये 0 ये 0 पहले लिख लेते हैं, उसके बाद से 5 चौके 20 को 0 हासिल लगा 2, अब 5 5 25 2 27, कितना हो जाएगा 27000। अब सबको ऐड कर दीजिए तो उष्मा कितनी हो जाएगी, उष्मा बराबर देखिए ऐड करिए, ठीक है। तो सबसे पहले इकाई अंक इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 5 है, इसमें 0 है, यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दहाई अंक 0 0 2 0 यानी 2 हो जाएगा। तीसरा लेते हैं 0 है 1 है 0 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। चौथा अंक लेते हैं 7 है, इसमें क्या है 5, तो 7 5 12, इसमें तो कुछ नहीं, 7 5 12 12 4 18 हो जाएगा, अरे सॉरी 12 4 16 हो जाएगा, तो 16 को 6 हासिल लगा 1, और 5वां स्थान लेते हैं, 5वां स्थान तो बस इसी में ना, तो 2 और 2 1 कितना हो जाएगा 3, यानी 36,125 कैलोरी की उष्मा लगेगी, ठीक है। इतना कैलोरी की, तो ऑप्शन किस में मैच कर रहा है कैलोरी की, ऑप्शन नंबर डी में देखिए 36,125 ऑप्शन नंबर डी में ना, यानी 54 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 54 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया बिल्कुल। बर्फ है, बर्फ की गुप्त उष्मा ml होगी। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस तक जाने में ms डेल्टा टी उष्मा लेगा, फिर ये 0 से 100 यानी वाष्प में बदलने के लिए ms डेल्टा टी उष्मा लेगा, और फिर वाष्प की गुप्त उष्मा ml होती है। तो ये और ये इन तीनों उष्माओं को जोड़ेंगे तब जो होगी इस बर्फ को वाष्प में बदलने के लिए कितना उष्मा आवश्यकता होगी हमें पता चलेगा। वो कितना होगी तो 16,125 कैलोरी की, 16,125 कैलोरी की। समझ में आया है, आ गया ना। चलिएगा, जहाँ पे भी ना आया हो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। नोट करिएगा इतना। ऑप्शनल है, क्या कह रहा है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। सबको पता है उष्मा का संचरण का 3 माध्यम है, संवहन, चालन और विकिरण। तो इसको मैंने अच्छी तरह से समझाया था आपको थ्योरी में, ठीक है। चालन क्या होता है और संवहन क्या होता है और विकिरण क्या होता है, ठीक है। तो संवहन क्या होता है, चालन क्या होता है, तो देखिए चालन में जो कण हैं
अपनी ऊर्जा दूसरे को देते हैं, फिर वो दूसरे को ऐसे देते देते ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। मैंने आपको ईंट द्वारा समझाया था कि कुछ ईंट यहाँ पे है, कुछ ईंट यहाँ पे है, तो यानी सॉरी कुछ ईंट यहाँ पे है, उसको उस ईंट को यहाँ तक ले जाना है, तो उसको कैसे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक तो ईंट को कई लोग बीच में खड़े हो जाएं, ठीक है, जो अपनी जगह से ना हिल पाएं, ठीक है, उनको हिलना नहीं है क्योंकि चालन में हिल नहीं पाते हैं कण, बस कंपन करता है अपने जगह पे और ऊर्जा का ट्रांसफर करते रहता है। तो यहाँ से आदमी उठाएगा ईंट, मुझे थमाएगा, ऐसे में ऐसे पास करते करते वहाँ पे रख देंगे, तो चालन विधि हो गई। संवहन विधि मतलब वो वहाँ से उठा के और फिर ले जाके वहाँ पे रख देगा, संवहन विधि हो गया। ठीक है, और विकिरण को तो भाई माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा सूर्य का प्रकाश यानी विकिरण मतलब निर्वात में भी जहाँ गमन कर ले उष्मा, वो विकिरण माध्यम से। ठीक है, तो जो सूर्य की किरण आती है निर्वात से ही आती है पृथ्वी तक, तो उसके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, अर्थात वो विकिरण के माध्यम से आती है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा पृथ्वी तक पहुँचती है, किसके द्वारा पहुँचती है, तो विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा, विकिरण के द्वारा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ रहा है, समतल दर्पण में, ठीक है, देख रहा है, दौड़ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड के वेग से और अपने को आईने में देख रहा है। तो कह रहा है अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भाग रहा है वह है, यानी वह समझिए दूर मतलब ये दर्पण है, ऐसे दूर भाग रहा है वो। ठीक है, तो इधर मैं भागूंगा तो मेरा प्रतिबिंब भी तो उधर दूर भागेगा। तो आप पढ़े होंगे कि जो प्रतिबिंब होता है, जैसे आप भी वेग से भाग रहे हैं, ठीक है, तो जो प्रतिबिंब भागेगा वो 2v वेग से भागेगा, यानी 2 गुने वेग से भागेगा। तो उसका जो वेग होगा दूर भाग रहा होगा किससे, 2v वेग से भाग रहा होगा। तो 2 और उसका भी पता है आपको कितना दिया है, 3 मीटर पर सेकेंड दिया है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे रख दीजिए तो हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, यानी जो उसका प्रतिबिंब दूर भागेगा उससे 6 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 गुना भागता है। 3 तो 6, 4 तो 8, 16 तो 32। ठीक है, तो 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से भागेगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, चलिएगा 57 नंबर देखिए, 57 नंबर क्या कह रहा है कि एक मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। हमारा दर्पण कौन है, अवतल। जब भी लेंस और दर्पण का सवाल होना तो लिख लीजिए कि कौन सा लेंस है या कौन सा दर्पण है, क्योंकि चिन्ह प्रपाटी के नियम के साथ वैल्यू रखना होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब भी का मान दिया है तो आपको पता है भी में क्या होता है, माइनस होता है, तो 30 सेंटीमीटर। यू भी माइनस, भी माइनस, एफ भी माइनस, तीनों माइनस होता है इसमें। ठीक है, और कह रहा है क्या कि ज्वाला की जो लंबाई है, ज्वाला की लंबाई यानी ओ का मान दिया है कितना, ज्वाला की लंबाई 10 सेंटीमीटर और उसके प्रतिबिंब की लंबाई यानी आई का मान दिया कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए माइनस के चिन्ह के साथ कैसे रखेंगे, तो जो हमारा प्रतिबिंब है ऊपर रखते हैं, तो ऊपर का जो है वो क्या होता है, प्लस साइन में होता है, अब प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनता है यानी नीचे बनता है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है इसकी फोकस दूरी होगी, एफ का मान बताना है आपको। ठीक है, चलिएगा सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या होता है, आवर्धन का फार्मूला पता है क्या होता है, m बराबर आई अपन ओ बराबर माइनस भी अपन यू। तो ये वाला हम इक्वेशन ले, तो देखिए हमें भी पता है, आई पता है, ओ पता है, तो यू निकाल सकते हैं। और जब यू निकल जाएगा तो फार्मूला 1/f बराबर 1/v भी प्लस 1/u से निकाल सकते हैं उसका f, क्योंकि भी का मान दिया है ऑलरेडी, u का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो f का मान निकाल लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल निकालेंगे। तो चलिए यहाँ से u बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो u बराबर क्या हो जाएगा, देखिए u बराबर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे गुणा होगा, इसका यहाँ पे गुणा होगा, यानी भी ओ अपन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भी का मान पता है कितना, -30। अब देखिए माइनस पहले से है फार्मूले में, तो माइनस को उसको लिख लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हटा देते हैं। अब गुणे ओ का मान कितना है, ओ का मान 10, अब बटे में आई का मान कितना है, -5। चलिए यहाँ से कर दीजिए, 5 दूना 10, 2 बार में कटेगा, 30 दूना 60, यानी -60 सेंटीमीटर आ जाएगा। किसका मान, u, यानी u बराबर कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर, और v बराबर दिया है कितना, -30 सेंटीमीटर। तो फार्मूला क्या होता है दर्पण का, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u।
तो यहाँ से f बराबर निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 1/v का मान कितना है -30, तो -30 और प्लस u का मान कितना है -60, तो प्लस माइनस हो जाएगा 1/60। एलसीएम लेंगे क्या होगा 60 होगा। आपको बताएं एलसीएम जो लेते हैं सब में गुणा कर दिए, तो इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 60/f होगा बराबर, देखिए 30 दूना 60, यानी माइनस चिन्ह के साथ रखिए, 30 दूना 60 -2 और 60 एकम में 60 -1, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा -3, 3 दूना 6, यानी 20 बार में कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या -1। तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर त्रिज्या गुणा कर देंगे तो आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। माइनस क्या दर्शाता है कि वो क्या है अवतल दर्पण है। माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है कि जो दर्पण है वो क्या है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, तो यदि चिन्ह के साथ दिया हो ऑप्शन में तो चिन्ह वाले के साथ मारिएगा -20 सेंटीमीटर, इसमें तो चिन्ह नहीं दिया है तो 20 सेंटीमीटर मारेंगे, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, चलिएगा तो 57 हो गया 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। अगला देखिए 58 नंबर जो कि ऑप्शनल है। 58 क्या करे कि वर विक्षेपण की घटना का कारण है, वर विक्षेपण की घटना का कारण क्या है, तो भाई ऑप्शन को पढ़िए और कारण ढूंढिए कौन सा है। कह रहा है श्वेत प्रकाश किरण का प्रिज्म द्वारा पृथक होना, कुछ लोग इस पे श्योर होंगे लेकिन पूरा ऑप्शन आपको देखना है। ठीक है, कह रहा है बी प्रकाश का परावर्तन, सी कह रहा है प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्यों के लिए भिन्न भिन्न होना, यानी जो ऑप्शन सी है वो ज्यादा प्रभावी है ऑप्शन ए के अनुसार, यानी ए की तुलना में ऑप्शन नंबर सी क्या है ज्यादा प्रभावी है। यानी जो हमारा प्रिज्म होता है उसका जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक वह भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसलिए मान लीजिए लाल रंग है तो उसको उसके लिए अलग तरंगदैर्ध्य होगा उसके, तो उसको अगली मतलब उसको दूसरे मतलब कम विचलन करेगा ज्यादा विचलन करेगा, ऐसे क्या करेगा उसको अलग कर देता है। यानी अपवर्तनांक के कारण, यानी रंग जो होता है उनके जो अपवर्तनांक होता है उनके रंग पे निर्भर करता है, और रंग पे निर्भर करता है इस कारण उनको क्या करता है श्वेत प्रकाश में जो रंग होते हैं उनको फैला देता है, बिखेर देता है। ठीक है, क्या कर देता है बिखेर देता है। बात समझ में आई है। तो जो प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक होता है भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्यों के लिए भिन्न भिन्न होता है। यानी मान लीजिए हमारा लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा होता है तो उसको ऊपर यानी उसको कम विचलित करता है। फिर बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है तो उसको ज्यादा विचलित कर देता है। तो अब लाल बैगनी अलग अलग हो गए ना, इसी तरह जितने भी रंग होते हैं उनकी तरंगदैर्ध्य जो होती है अलग अलग होती है सारे रंगों की, तो उनको अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर देता है विचलित कर देता है। यानी उसको उसी को हम कहते हैं ना विचलन होने की घटना को वर विक्षेपण कहते हैं। तो जो हमारा प्रिज्म होता है, प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है वो निर्भर किस पे करता है तरंगदैर्ध्य पे। किस पर निर्भर करता है तरंगदैर्ध्य पे, और तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती है। ठीक है, तरंगदैर्ध्य क्या होती है अलग अलग होती है, तो उनको अलग अलग क्या कर देता है अलग अलग बांट देता है, अलग यानी उनको विचलित कर देता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्यों के लिए भिन्न भिन्न होना। ठीक है, चलिएगा 59 नंबर देखिए। 59 नंबर क्या कह रहा है कि यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी f सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी, उसकी क्षमता होगी। कौन सा लेंस है भैया उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है पॉजिटिव होती है। क्या होती है पॉजिटिव होती है। क्यों मैंने अभी बता दिया क्योंकि ऑप्शन में देखिए प्लस माइनस के साथ दिया है, प्लस माइनस के साथ दिया है। ठीक है, तो जो f है वो किस में है सेंटीमीटर में है। किस में है सेंटीमीटर में है। तो आपको पता है जो क्षमता होती है p बराबर यदि सेंटीमीटर में हो फोकस दूरी तो क्या होती है 100/f। ठीक है, 100/f होता है। तो क्या हो जाएगा 100/f, और आपको पता है जो प्लस f है वो पॉजिटिव है तो इसके साथ क्या हो जाएगा प्लस लग जाएगा। तो जो उसकी क्षमता हो जाएगी प्लस 100/f हो जाएगा f डायोप्टर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा प्लस 100/f डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप ऑप्शन में प्लस माइनस दिया हो तो आप लोग चिन्ह प्रपाटी का नाम यानी ध्यान रखिएगा
ठीक है। और मैंने बताया कि दर्पण और लेंस की बात हो तो आप लोग लिख लीजिए पहले कौन सा दर्पण है या कौन सा लेंस है, और उसका चिन्ह पर पार्टी नियम याद रख लीजिए, ठीक है, कि क्या पॉजिटिव होता है क्या निगेटिव होता है। बात समझ में आई? चलिएगा, तो 59 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। इतना नोट करिए, फिर और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा नोट करिएगा। चलिए देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, से अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यदि इसे संयुक्त माइक्रोस्कोप में अभिनेत्र लेंस के रूप में 30 आवर्धन क्षमता वाले अदृश्यक लेंस के साथ प्रयोग किया जाए तो संयुक्त माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता होगी। तो माइक्रोस्कोप की जो आवर्धन क्षमता होगी क्या होता है? m बराबर ME इंटू MO होता है, ठीक है। यह फार्मूला होता है m बराबर ME का फार्मूला क्या होता है? जब प्रतिबिंब अंतिम पर बन रहा है ना तो क्या होता है? 1 प्लस डी अपान FE, ठीक है। और क्या होता है ये आवर्धन MO अदृश्यक लेंस का क्या होता है? VO अपान UO। तो ये फार्मूला बन जाता है, ठीक है। VO अपान UO बराबर 1 प्लस डी अपान FE। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो होती है आवर्धन क्षमता होती है जब प्रतिबिंब अंतिम पे बनता हो, ठीक है, अनंत पे बनता हो। समझ में आ रही है? ठीक है। तो कह रहा है ना जब अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, ठीक है, तो ये होता है हमारा किसके लिए? सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। तो उत्तल लेंस के लिए यही होगा ना। इसी को हम यूज कर रहे हैं नेत्रिका लेंस की तरफ, तो इसी का मान रख देंगे, या जैसे ME बराबर ये रख देंगे, ठीक है। MO बराबर आपको दिया है, यानी जो अदृश्यक लेंस है उसकी, यानी VO अपान UO का मान दे रखा है 30। कितना दे रखा है? 30 है। हम ME का मान निकाले तो M बराबर यानी सूक्ष्मदर्शी की जो है आवर्धन क्षमता निकाल सकते हैं। तो ME बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस डी अपान FE, यानी जो हमारा नेत्रिका लेंस है यानी अभिनेत्र लेंस है, अभिनेत्र लेंस, ठीक है। नेत्र लेंस की आवर्धन कितना हो जाएगा? आवर्धन यानी ME बराबर कितना हो जाएगा? 1 प्लस डी अपान FE, ये वाले फार्मूले से, ठीक है। डी का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। FE यानी उसकी फोकस दूरी दे रखा है कितना? 5। कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? ME बराबर 1 प्लस डी का मान 25 बटे में 5, 5 पचे 25, यानी 1 प्लस 5 बराबर 6, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता M बराबर है ME इंटू MO, तो अब निकाल सकते हैं। ME का मान कितना है? 6 गुणे MO का मान दे रखा है पहले से ही 30, यानी कितना हो जाएगा? 30 6 का कितना हो जाएगा? अब यहाँ से गुणा कर दीजिए, 36 18, यानी 180 हो जाएगा, ठीक है, 180। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा? 180 ऑप्शन नंबर डी मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई है? ये फार्मूला आपको उल्टा दिख रहा है तो यही होता है फार्मूला। M बराबर आप देख रहे होंगे VO अपान EO ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपान FE। ये जो होता है MO का मान होता है और ये जो होता है ME का मान होता है, ठीक है। यानी ये नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता होती है या अदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, ठीक है। बात समझ में आई है? चलिएगा, तो इतना नोट कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्या कह रहा है कि एक वस्तु में 12 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक हैं। 12 इलेक्ट्रॉन क्या है? जैसे ये वस्तु है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा है, ठीक है। और दूसरी वस्तु में 16 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम है। 16। अब ये जो दूसरी वस्तु है इसको 16 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? चाहिए, यानी इसको चाहिए, इसके पास क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो इसको 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन देगा? इसको 12 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो 12 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो अभी इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 16 में से -12 कर देंगे तो कितना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन अभी और चाहिए इसको, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन अभी चाहिए। तो क्या होगी? वस्तु क्या होगी? कह रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कह रहा है ना, तो संपर्क में लाने पर संयुक्त
वस्तु पर आवेश कितना होगा, तो अभी इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इस पे जितने अभी इलेक्ट्रॉनों की कमी या ज्यादा होती है उतना ही उस पे आवेश क्या होता है, चढ़ता है, उतना ही उस पे आवेश क्या होता है, चढ़ता है। तो अभी इसको 4 इलेक्ट्रॉन अभी और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन अभी और इसको चाहिए, मतलब यही पूछता है कि धनावेशित होगी या ऋणावेशित। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर क्या कौन सा आयन चढ़ता है, पॉजिटिव आयन, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर कौन सा चार्ज चढ़ता है, निगेटिव आयन, ठीक है। तो ये इसको ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रॉनों को तो ये निगेटिव चार्ज होगा, ये दे रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इसमें तो चार्ज के बारे में पढ़ा नहीं है, पूछा नहीं, बस पूछा है कि उस पर आवेश कितना होगा, तो किसके, तो जितने की कमी है ज्यादा होती है उतना ही आवेश चढ़ता है। तो इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो इस पे 4 इलेक्ट्रॉनों के बराबर क्या होगा, आवेश उस पर उत्पन्न हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉनों के बराबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 61 का, ठीक है। चलिए 62 नंबर देखते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। 62 नंबर कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के तांबे के गोले पर 8 कूलाम का कुल आवेश है। इलेक्ट्रॉन गोले के एक बिंदु से गोले के विकर्णीय विपरीत बिंदु तक जाता है, कृत कार्य होगा, क्या होगा। जैसे एक गोला है और इस गोले पे 8 कूलाम का क्या है, आवेश है, ठीक है। और जो है इसमें से जो आवेश है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन गोले के एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ से विकर्णीय इस बिंदु तक आता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में उसके द्वारा कुल कृत कार्य होगा क्या। तो जो कुल कार्य होता है वो सदैव शून्य होता है, W क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है, ठीक है। क्यों शून्य होता है, क्योंकि ये जो गोला है, गोले के ऊपर जो आयन बिखरे हुए हैं, यानी जो आवेश बिखरा हुआ है, तो वो समविभव पृष्ठ होता है। क्या होता है, एक प्रकार का समविभव पृष्ठ होता है। और समविभव पृष्ठ में जो कार्य होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो कार्य होगा, क्योंकि उसमें विभवांतर होगा नहीं, समविभव पृष्ठ है तो विभवांतर होगा नहीं। अब विभवांतर होगा नहीं तो जो उनके द्वारा जो विभवांतर शून्य होगा, शून्य कब होगा, जब उनके द्वारा कृत कार्य क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो जो कार्य होता है वो सदैव क्या होता है, शून्य होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं वो क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही देखते हैं, 12 ही क्वेश्चन, यानी 51 से 62 तक क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्यूशन देखते हैं, और जो इसके बाद बचता है 13 क्वेश्चन उसको देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट जो 2015 का सॉल्व किए उसमें कमेंट नहीं किए तो मैं उसके लिए बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि भाई आप लोग देखिए वीडियो देख रहे हैं तो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बोरिंग टाइप का लग रहा है, तो कमेंट करिए, क्योंकि तभी तो पता लगेगा कि जो हमारे देख रहा है, जो भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं उनको कैसा लग रहा है, तो वो कमेंट करने से पता चलता है। और जैसे हम लोग कमेंट रोज़ पढ़ते हैं, सबका पढ़ते हैं, ठीक है, और कमेंट पढ़ने से ही हम लोग में नई एनर्जी आती है, तो आप लोग कमेंट किया करिए, ठीक है। तो चलिए जो इसका बचा हुआ क्वेश्चन है उसको देखते हैं अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।